हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू लर्निंग स्टोन ज्ञान का तूफान। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 7 के लेसन नंबर 3 को, लेसन नंबर 3, दैट इज़ दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, पांड्यन रूलर्स के बारे में पढ़ा था, कन्नौज के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर ना, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम दिल्ली के हिस्ट्री को जानेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेसन को। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कावेरी डेल्टा के बारे में समझाया था ना, तो कितना प्रॉस्परस वो एरिया था, हमने वो देखा था। अध्याय 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अभी तक हमने 6th and 7th की हिस्ट्री पढ़ी, तो अभी तक ना हमने कहीं भी दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा है ना। आई होप कि आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। मतलब ये जो दिल्ली है, दिल्ली की जो स्थापना थी 12वीं शताब्दी से पहले नहीं थी। 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना। ठीक है, तालिका 1 पर नज़र डालिए। लेट्स सी क्या है तालिका 1, हम देख लेते हैं। दिल्ली के शासक। यहाँ पे ना अभी हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना दिल्ली के रूलर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन सी डायनेस्टीज ने दिल्ली के ऊपर क्या किया, रूल किया, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं हम राजपूत वंश, जिसमें तोमरों ने सबसे पहले दिल्ली पे रूल किया था। और कब किया था? आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। देखिए, आप ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले मैं भी होती थी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है आरंभिक 12वीं शताब्दी और उसके बाद दिया हुआ है 1165। ठीक है, जब भी हमारे मन में आता है 12वीं शताब्दी, हम कहीं पे भी पढ़ते हैं 12वीं शताब्दी, तो हम हमेशा ना हम हमेशा सोचते हैं कि 12वीं शताब्दी यानी 1201 से लेके 1299 वाला जो टाइम पीरियड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 12वीं शताब्दी या फिर 12th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1101 से 1199। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। 11वीं शताब्दी तब एंड हो जाती है जब 1100 हो गया, राइट। जब कोई साल, मान लो 1100 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो वो हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ठीक है, और जब हम 1101 से पढ़ेंगे 1199 तक, यानी ये जो 11वीं शताब्दी है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके आगे जो भी एक्स्ट्रा ईयर्स होंगे वो नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर, अगली शताब्दी के अंदर काउंट किए जाएंगे, राइट। होप कि आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। तो देख लेते हैं। तोमर जो डायनेस्टी थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा था वो था अनंगपाल, और 1130 से 1145 तक इसने रूल किया था दिल्ली में। उसके बाद है चौहान। चौहान में एक इम्पोर्टेंट जो रूलर है दैट इज पृथ्वीराज चौहान, और जो चौहान डायनेस्टी है इसने दिल्ली में रूल किया था 1165 टू 1192, राइट। जिसमें पृथ्वी चौहान का जो रूलिंग पीरियड है दैट इज 1175 टू 1192, राइट। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक आए जिन्होंने 1206 से 1290 तक रूल किया। इसको हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ना इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में रूल किया था 1206 से 1210 तक। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया और उसके बाद बलबन, इन्होंने एक के बाद एक रूल किया था, राइट। जो रजिया थी ये एक फीमेल रूलर थी। ऐसा बोला जाता है कि भारत की फर्स्ट फीमेल रूलर थी, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम करते हैं बात खिलजी वंश की। इसको हम खलजी और खिलजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो 1290 से 1320 तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद बात आती है तुगलक वंश की, ठीक है। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था आपको कि वो हमेशा अपने वो जो पीने का उसका ड्रिंकिंग वाटर होता था ना,
वो उसमें गंगा जल का पानी पीता था सिर्फ। तो ये वही मोहम्मद तुगलक है जिसने दिल्ली पे रूल किया था। कब किया था? 1324 से 1351 के बीच में। उसके बाद आती है सैयद वंश की, जिसके संस्थापक खिज्र खान को माना जाता है। और सैयद वंश ने दिल्ली में रूल किया था 1414 टू 1451 तक। खिज्र खान की बात करें तो उसने 1414 टू 1421 तक रूल किया था, ये उसका रूलिंग पीरियड है। उसके बाद आता है लोधी वंश, उसमें बहलोल लोधी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने 1451 टू 1489 तक रूल किया था। ठीक है, तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत है। ये हमारा दिल्ली के वो रूलर्स हैं जिन्होंने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण राजधानी बनाया, एक महत्वपूर्ण शहर बनाया। और अभी हम आगे जानने ही वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें एनसीईआरटी ने दिल्ली के बारे में बताई हैं। तो तालिका 1 पर नज़र हम डाल चुके हैं। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। आप बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किन शासकों ने बनवाया या किस वंश ने बनवाया? तो जो तोमर राजपूत थे ना, उन्होंने दिल्ली को सबसे पहले क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया क्या है, ये दिल्ली है। दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया तोमर राजपूतों ने, राइट। उसके बाद चौहान आए, चौहानों ने इन तोमरों को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली पे रूल किया। किन्होंने? चौहान। और इन चौहानों को चहामान भी बोला जाता है। अभी मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था ना, वो इसी चौहान डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था, राइट। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। वाणिज्य का, व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब हमें दिल्ली के बारे में कुछ पता चलता है। सबसे पहले तोमर राजपूतों ने रूल किया, देन चौहानों ने रूल किया, और इनके ही काल में दिल्ली व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। साथ ही साथ दिल्ली में ना बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे जो बहुत वेल्दी थे, बहुत समृद्धशाली थे, और दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, राइट। तो यहाँ पे दहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है, कॉइन मिंट किए जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दिल्ली वाले कौन से सिक्के इस्तेमाल करते थे? दहलीवाल, ठीक है, दहलीवाल नाम के सिक्के यूज़ करते थे। और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है ये कि दहलीवाल क्या था? कॉइन्स थे, नोट्स थे, क्या था ये? तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे हमारे क्वेश्चन में आएंगे और हमें टिक करना है कि दहलीवाल क्या था? सिक्का था, राइट। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो 13वीं शताब्दी थी ना, उसके आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अभी मैंने आपको 12वीं सदी 11वीं सदी के बारे में बताया, तो आप बताइए मेरे को कि जो 13वीं सदी होगी वो 1301 से 1399 तक होगी या 1201 से लेके 1299 तक होगी? जल्दी बताइए। राइट आंसर ये है, 12वीं शताब्दी खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसका 1 साल आगे बढ़ चुका है, यानी ये नेक्स्ट शताब्दी लग गई। हमें ये याद रखना है जब भी हमारे सामने कोई ईयर होगा, फॉर एग्जांपल 2021 है, तो इसका जो 2 डिजिट है उसको हमें काट देना है, या इससे हम क्या समझेंगे कि 20th सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है और ये आगे के 20th सेंचुरी के बाद 21वीं शताब्दी लग गई है जिसके 21 साल बीत चुके हैं, राइट। अभी मैं आपको ये देखिए, दिल्ली के ये कुछ महत्वपूर्ण नगर थे उस समय पे। फिरोज़ाबाद, ये यमुना नदी है जो दिल्ली में बहती है, ये है फिरोज शाह कोटला,
स्टेडियम भी सुना होगा आपने। उसके बाद ये है हौज खास, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में। सीरी जहाँपना, और ये है दहली ए कोहना, यू कैन सी हेयर। कुतुब मीनार यहाँ पड़ता है। हौज सुल्तानी, क्या थी ये हौज सुल्तानी, आगे पढ़ेंगे हम। ये है तुगलकाबाद और ये है आदिलाबाद, ठीक है। ये जो तुगलकाबाद है ना, ये बदरपुर बॉर्डर के पास एक जगह पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, त्वारिख बहुवचन यानी कि प्लूरल, और तारीख यानी सिंगुलर। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। क्या होता था तारीख और क्या होता था त्वारिख, ठीक है। ये एक टर्म है। तारीख मतलब एक वचन, त्वारिख यानी बहुवचन, ठीक है। और प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। बेसिकली ये ना रिकॉर्ड्स होते थे। क्या होते थे रिकॉर्ड्स? आज हम तारीख का इस्तेमाल डेट के लिए करते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वर्ड्स हैं ना, समय के साथ साथ उनका जो मतलब है वो भी बदल जाता है। आज जिसे हम तारीख बोलते हैं ना, उस टाइम पे वो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिससे हमें जानकारी मिलती है प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। और ये जो त्वारिख या तारीख थी, ये जब लिखे गए थे तो ये एक लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे जो कि थी फारसी। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। बेसिकली बताया क्या जा रहा है, ये जो रिकॉर्ड्स थे, ये जो त्वारिख थी ना, इनको कौन कौन लोग लिखते थे? लेखक। इनके जो लेखक होते थे, सचिव होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कवि होते थे और कुछ दरबारी होते थे, ठीक है। और जो भी लोग इन रिकॉर्ड्स को, इन त्वारिख्स को लिखते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुशिक्षित होते थे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते हैं। ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर राजा के दरबारी कवि होते थे या फिर उसके महल में रहते थे। वो राजा को बताते थे कि आपको कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल वो कर सकते थे, सारी एडवाइस वो देते थे। साथ ही साथ राजा का जो रूलिंग पीरियड था उसके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, वो भी राजा के दरबारी कवि लिखते थे, ब्राह्मण लिखते थे। तो उसमें राजा के महत्व के बारे में बताया गया था, उसकी बहादुरी के बारे में बताया गया था, उसकी रॉयलिटी एंड लॉयलिटी के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं हमें त्वारिख के माध्यम से जानने को मिलती हैं, राइट। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होते हैं? ये कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, जो जन्म के आधार पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोबेलिटी के लोग होते हैं ना, मतलब एक राजा है, उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, वो प्रिंस होगा, ठीक है। जब राजा की डेथ हो जाएगी तो वो प्रिंस फिर राजा बन जाएगा, ठीक है। यानी राजा बनने का जो अधिकार है वो किसी और को नहीं मिलेगा, राजा के बेटे या उसके सगे संबंधियों को ही मिलेगा। तो ये कुछ विशेष अधिकार होते थे जो बाय बर्थ मिलते थे, ठीक है। कुछ और बातें ध्यान में रखें। त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। मतलब ये जो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करते थे, ये जो लेखक होते थे, ये कहाँ पे रहते थे? ये दिल्ली में रहते थे और शहरों में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, ठीक है। कोई इक्का दुक्का होगा एक्सेप्शन, तो वो गांव में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। प्रशस्ति के बारे में भी हमने देखा था ना, राजा की बहादुरी के बारे में लिखते थे। वो बहुत कम ऐसे लोग थे जो राजा को क्रिटिसाइज करते थे। तो ये जो त्वारिख लिखते थे ना, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर जिन भी राजाओं ने रूल किया, तो उनके बारे में जो लिखते थे ना, तो ये इसलिए लिखते थे कि हम भाई राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे तो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्राइज मिलेंगे। तो ये इस होप में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित
आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है, तो ये जो अपने अपने थॉट्स देते थे ना राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, सोसाइटी के बारे में कुछ भी एडवाइस देते थे, तो कुछ लोग इनसे सहमत होते थे, कुछ इनकी बातों से सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था रजिया के बारे में। तो जब उसके फादर की डेथ हो जाती है ना रजिया के, तो रजिया सुल्तान को क्या बनाया जाता है, रूलर बनाया जाता है। लेकिन अब तक हम देखते आ रहे थे ना कि राजा का बेटा रूलर बनेगा, राजा की बेटी रूलर नहीं बनेगी। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें राजा का बेटा यानी दिल्ली सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था उसकी बेटी क्या बनी, सुल्तान बनी, मीन्स राजा बनी। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अभी हमने देखा जन्म के आधार पे कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे थे, और ये प्रिविलेजेस ना मतलब फैमिली, राजा की फैमिली को तो ऑब्वियसली मिलेंगे, लेकिन राजा बनने की जो प्रथा थी ना वो ऐसी थी कि राजा का बेटा ही बनेगा। तो जब कुछ लोगों ने देखा, मतलब कुछ लोगों ने क्या देखा, लोगों ने तो उसका अपोज ही किया था। जो इल्तुतमिश था ना उसको पता था कि उसकी बेटी उसके बेटों से ज़्यादा एलिजिबल है, ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा योग्य है, और उसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी है दिल्ली पे रूल करने की। तो उसने ना अपने जिंदा रहते हुए ही ये घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे रूल नहीं करेंगे, मेरी बेटी रूलर बनेगी दिल्ली की। ठीक है, तो सेम रिचुअल्स चले आ रहे थे सोसाइटी में, ऐसा नियम था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इवन उसके जो दरबार में, जो बहुत सारे राजा के दरबार में दरबारी होते हैं ना, तो वो लोग भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके ऊपर एक लड़की रूल करे, राइट। तो उसके खिलाफ ना बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए थे। उसके भाई इवन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारी बहन कैसे रूल कर रही है, हमें रूल करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप्स घुसे हुए होते हैं और हमारी थिंकिंग उसी के हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक फीमेल रूलर हमारे सामने आ रही थी। ठीक है, तो लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो बस 1236 से 1240 ने 4 साल रूल किया था, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये थी रजिया सुल्तान की स्टोरी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हमारा गुलाम वंश था जिसमें हमने देखा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने रूल किया, उसके बाद उसकी बेटी रजिया ने रूल किया, उसके बाद छोटे छोटे कुछ 1-2 और राजा बने थे, उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसके बाद बना था बलबन रूलर बना था। ठीक है, उसने भी बहुत सारे चेंजेस किए थे, हम आगे आने वाली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है, देखिए मैं ना एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, ये जो तुर्की शासक से यहाँ हम नीचे जाते हैं ना, यहाँ तक लोदी वंश तक, तो इसको ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश से लेकर या तुर्की शासकों से लेकर जो लोदी वंश है उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, बेटों से बढ़कर गुलाम। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, मतलब उसको एक इकट्ठा रखने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए उसकी विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे।
इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। अभी हम एक ना डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दीवाने बंदगा। तो वो ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि गुलामों का था, ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, इन्होंने अपने गुलामों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। और ये ना सामंतों को या जमींदारों को नियुक्त करने से ज़्यादा प्रेफर करते थे अपने गुलामों को नियुक्त करना किसी भी सूबे में, किसी भी प्रांत में, ठीक है। और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, ठीक है। जिनको आज हम गुलाम के नाम से जानते हैं ना, इनको फारसी भाषा में क्या बोला जाता था, बंदगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। यानी ये जो गुलाम होते थे, इनको इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती थी कि भाई अगर राजा या सुल्तान तुम्हें किसी प्रांत में नियुक्त कर देता है, किसी सूबे में तुम्हें नियुक्त कर देता है, तो वहाँ पे तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, कैसे रन करना है। तो उनकी प्रॉपर क्या होती थी, ट्रेनिंग होती थी। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ये जो गुलाम होते थे ना, इनको खरीदा जाता था, इनके साथ इनकी फैमिली नहीं होती थी ज़्यादातर। तो ये अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर भी राजा के ऊपर निर्भर होते थे, अपने मालिक पे निर्भर होते थे। तो पूरी तरह से ना ये उन पे ट्रस्ट करते थे। और सुल्तान को भी पता था कि भाई इनका कोई नहीं है, तो सुल्तान भी अक्सर जो ये होते थे ना, विश्वास पात्र होते थे, तो सुल्तान भी इन पे विश्वास कर लेते थे, ठीक है। तो और विश्वास करते थे तभी तो इतने इम्पोर्टेंट पद इनको मिले हुए थे, ठीक है। इनको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अब हम पढ़ते हैं बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। भाई क्या सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है, ये आपको सोचना है, ठीक है। आश्रित। आश्रित क्या होते हैं, आश्रित ऐसे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहते हैं या फिर उस पर निर्भर होते हैं, राइट। खलजी तथा तुगलक वंश, तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। कौन थे ये बंदगा, गुलाम, राइट। और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। सेना का जो प्रधान होता है ना, वो भी ये अपने गुलामों को नियुक्त करते थे। सूबा क्या होता था, प्रांत होते थे छोटे छोटे, उनकी यूनिट्स होती थी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी वजह से, मतलब कन्वीनियंस बनाने के लिए, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, एक मान लो ये पूरा दिल्ली का इलाका है, ठीक है, तो इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रूल किया जाता था। तो इनमें से मान लो ये एक सूबा है, ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसी गुलाम को सौंप दिया, तो उसको उस सूबे का सूबेदार कहा जाता था। होप की चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। क्यों पैदा होने लगी, क्योंकि अब जो गुलामों का स्थान था ना, बहुत ज्यादा होने लगा था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जो उनका मालिक होता था उसके लिए तो वो पूरी तरह से क्या होते थे, वफादार होते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि राजा अपने बेटों से भी ज़्यादा ट्रस्ट उस पर करता था, तो वो जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे ना, उनके प्रति इतने वफादार नहीं होते थे, क्योंकि एक ये तो ह्यूमन नेचर है, कंपटीशन जैसी फीलिंग आने लगती है ना, तो थोड़ा थोड़ा जेलसी वाली फीलिंग आने भी लगती है। और पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। राजा की फैमिली में और भी लोग होते थे और भी उसके विश्वास पात्र होते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, यहाँ पे गुलाम वंश इसको बोला जाता है। जो प्रारंभिक तुर्की शासक थे, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ठीक है,
तो इसको ना हम गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा देखने में आता है, सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे अटैक किया था, तो ये वाला जो एरिया था ना दिल्ली वाला, ये उसके कंट्रोल में आ गया था। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का रूलर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही गुलाम इल्तुतमिश को क्या कर दिया था, रूलर नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे हम देखते आ रहे हैं कि गुलामों को सत्ता की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है। तो जो राजा की फैमिली के लोग थे, जो प्रिंस थे, कहीं ना उनके बीच में टकराहट शुरू हो रही थी, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो बाय बर्थ चलती आ रही थी, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक नए ट्रेंड को देखते हैं कि गुलाम जो लोग थे ना, उनको एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो अब क्या हो रहा था, पुराने और नए जो सरदार थे, क्योंकि जब नया राजा बनेगा तो वो अपने विश्वास पात्र गुलामों को रूलर बनाएगा, मतलब सूबेदार बनाएगा, रूलर नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल, मान लो ये है एक रूलर, इसने ना अपने जो उसके विश्वास पात्र गुलाम थे उनको सेनापति नियुक्त कर दिया, उनको सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसका बेटा रूलर बनता है, ठीक है। तो इसका बेटा इन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, इसके खुद के कुछ गुलाम होंगे, तो ये उनको सूबेदार और सेनापति बनाएगा। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या होगा, विश्वास की कमी नज़र आएगी, और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता ना, वहाँ पे चीज़ें खराब होने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ ऐसे ही हमें देखने को मिलती है। सुल्तानों द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको गहरा धक्का लगता था। उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई हमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पद मिलेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पद किसको मिल जाते थे, गुलामों को मिल जाते थे। तो इस तरीके से एक मिसट्रस्ट जैसी फीलिंग भी वहाँ पे देखने को मिलती है। और फारसी त्वारिख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ये जो दिल्ली के सुल्तान थे, ये अपने जो नीचे वाले खानदान के लोग, जहाँ पे हम इनको सो कॉल्ड क्या कह रहे हैं, गुलाम कह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग त्वारिख जैसे रिकॉर्ड्स को लिखते थे, उन्होंने राजाओं को क्रिटिसाइज किया है कि भाई तुम उच्च कुल के हो, तुम्हें उच्च कुल के लोगों को ही सुल्तान मतलब सूबेदार बनाना चाहिए या सेनापति बनाना चाहिए। तुम उल्टा क्या कर रहे हो, निचले खानदान के लोगों को सूबेदार वगैरह बना रहे हो। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए हमें नजर आते हैं त्वारिख के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल कौन होते हैं, शराब बनाने और बेचने वाले। फिरूज हज्जाम ये नाम है एक व्यक्ति का जो कि नाई था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची कौन होते हैं, खाना पकाने वाले, ठीक है। और लड्ढा तथा पीरा नामक माली, ये माली कौन होते हैं, गार्डन की जो देखभाल करते हैं, को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। एक इतिहासकार है बर्नी, राइट। उसके रिकॉर्ड से हमें उसके मतलब उसकी बुक्स वगैरह से हमें जानकारी मिलती है कि एक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इसने ऊंचे ऊंचे पदों पे ना, हम देख रहे हैं, मालियों को बिठाया, खाना पकाने वाले बावर्चियों को बिठाया, नाई को बिठाया, शराब बनाने बेचने वाले व्यक्ति को बिठाया, ठीक है। तो यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी कह रहे हैं कि शायद जो हमारा राजा था ना, उसका जो राजनीतिक विवेक था, उसकी जो रीजनिंग थी, वो जो उसका जो लॉजिक था, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया था। तो उसने ना इसको क्रिटिसाइज किया है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राजा की अक्षमता को दिखाता है कि राजा के पास इतना भी सेंस नहीं था कि वो किसी भी व्यक्ति को उठा के हाई पदों पे बैठा रहा है, ऊंचे पदों पे बिठा रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया है, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। मैंने अभी आपको एक सल्तनत को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट के दिखाया।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रूल करते थे ना वो कहलाते थे सूबेदार। सूबे का जो रूलर होता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता था, मतलब राजा के अंडर ही काम करता था। ये राजा को पूरा रिपोर्ट देता था कि हमारे इलाके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट राजा ने ना एक ट्रस्ट और अथॉरिटी इनको दे रखी थी, मतलब राजा ट्रस्ट करता था इन पे। तो ये जो छोटे छोटी यूनिट्स थी ना, इनको इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्तेदार कहा जाता था, कहलाता था, या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता। ये सूबा है, ये पूरी की पूरी सल्तनत है। ठीक है, ये हमारे हो गए सूबे। अब सूबे को भी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करा जाता था और उसको क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और उस इक्ते पे जो रूल करता था उसको इक्तेदार कहा जाता था या फिर मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ये जो मुक्ति था, राजा वॉर करता था, आक्रमण करता था दूसरे राज्यों पे, उनसे युद्ध करता था, तो सेना का कोई ना कोई नेतृत्व करेगा ना, कोई ना कोई लीडर होगा। ठीक है, तो ये जो मुक्ति होते थे या ये जो इक्तेदार होते थे ना, इनका काम क्या था? युद्ध के समय पे या सैनिक अभियानों में सेना का नेतृत्व करना, अपने इलाके में, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति, अपने इलाकों से राजस्व की वसूली यानी टैक्स भी वसूलते थे वो। कहीं पे हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमें प्रशासन चलाना है, हमें रूल करना है, तो वहाँ पे हम लोगों को सुविधाएं भी देंगे। हमें आक्रमण के समय पे सेना का भी खर्चा चलाना है। ठीक है, अपने लोगों को बाहरी आक्रमणों से बचाना है, तो इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो राजा ने ना इन इक्तेदारों को ये अथॉरिटी दी हुई थी कि तुम अपने इक्ते से क्या कर सकते हो? टैक्स को वसूल कर सकते हो। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सैनिकों को तनख्वाह दी जाती थी, यानी उनको सैलरी दी जाती थी। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा पर ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। अब क्या होता था, क्योंकि ये लोग बहुत ट्रस्ट वाले लोग होते थे, सेना इनके पास होती थी, तो कहीं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, कहीं किसी का दिमाग, मतलब पावर जब आ जाती है, लोगों के पास अथॉरिटी आ जाती है, तो एक कुछ लोग अलग लेवल पे चले जाते हैं, तो कहीं वो गद्दारी ना कर दें। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से उनको ना कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम था पूरा की पूरा प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि जो इक्ता था ना वो उनको परमानेंट नहीं दिया जाता था और वंश परंपरा के आधार पर नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इक्तेदार है तो थोड़े टाइम बाद ना इसको दूसरे इक्ते में शिफ्ट कर दिया जाता था, क्योंकि अगर ये हमेशा इसी इक्ते में रहेगा तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी कि मान लो इस इक्तेदार की मृत्यु हो गई तो इसके बेटे को ही दोबारा से इक्तेदार नियुक्त नहीं किया जाता था, क्योंकि एक फैमिली की, मान लो एक इक्तेदार है, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका, तो उनकी ना उस इलाके पे मजबूत पकड़ हो सकती थी। इससे बचने के लिए क्या किया गया, उनको ट्रांसफ़र करता गया राजा। ठीक है, पर्टिकुलर एक जगह पे उसको नहीं रहने दिया गया। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे वो मतलब अपना जो महत्व था राजा का, उसको क्या करते थे, बनाए रखते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। कौन से नियम? ये जो इक्ते संबंधी मैंने आपको नियम बताए हैं। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब मैंने आपको बोला कि राजा ने अथॉरिटी दे दी इनको टैक्स कलेक्ट करने की, लेकिन ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं लोगों का शोषण तो नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना इकट्ठा कर रहे हैं, कितना राजा तक पहुंचाया जा रहा है, कितने इनको रियल में नीड है, तो उन सब का ना रिकॉर्ड रखने के लिए राजा ने एक अधिकारी नियुक्त किया था।
ठीक है, राजस्व अधिकारी या लेखा अधिकारी इसको कहा जाता था। ठीक है, तो इक्तेदार के पास पावर एंड अथॉरिटी तो थी, लेकिन उसको पता था कि यू आर नॉट सुप्रीम। ठीक है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स के को भी सुपरवाइज करने के लिए एक अधिकारी है। तो इस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। और वो ये भी देखता था कि राज्य द्वारा निर्धारित, मतलब राज्य जो था, जो सुल्तान था, वो एक परमानेंट नहीं, फिक्स एक दर नहीं रख देता था कि भाई तुम्हें 1/6 जो टैक्स है वो कलेक्ट करना है। तो ये जो लेखाधिकारी होता था ना, ये भी देखता था कि इतना ही टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं करा जा रहा, क्योंकि राजा को लगता है 1/6 हो रहा है, ठीक है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो कहीं जनता का शोषण तो नहीं हो रहा। सारी चीज़ें अश्योर करी जाती थी। निर्धारित कर वसूल करे और संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मान लो एक को बोल दिया कि तुम्हें ना 500 सैनिक रखने हैं, अब कहीं वो ज़्यादा सैनिक तो नहीं रख रहा। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों में दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। सामंत क्या होते थे बेसिकली, और जमींदार क्या होते थे, जमीन के मालिक होते थे। ये खेतों के, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक होते थे। ठीक है, तो जब इन्होंने बहुत सारे, राजा की जब सेना होगी तो राजा पावरफुल होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो वो ना आंतरिक इलाकों में भी उन जो बड़े बड़े सामंत थे, जो भूस्वामी थे, तो उनको भी झुका दिया, उनको भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि जो टैक्स होता था, रेवेन्यू होता था भूमि से मिलने वाला, उसके निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। पहले क्या होता था, ये जो कर होते थे ना, स्थानीय सामंत वसूल करते थे, और इनने क्या किया, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया कि भैया तुम्हें तो टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। ठीक है, मान लो ये पता है सारे उसमें नहीं हो रहा था, जहाँ पे राजा का डायरेक्ट रूल था वहाँ पे हमने देखा इक्तेदारों को ये अथॉरिटी दी गई थी। ठीक है, अब कुछ जगहों पर सामंत होते थे, जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जब राजा ने उनकी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, तो उनको, किनको, जमींदारों को और सामंतों को बोला कि भैया अब हम तुम्हारी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म करते हैं, तुम्हें यहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं करना, और अब तुम खुद भी टैक्स दोगे राज्य को। समझ में आ रहा है आपको? एक तो उनकी अथॉरिटी टैक्स कलेक्शन की छीन ली, ऊपर से उनको मजबूर किया गया कि भैया अब तो तुम्हें भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, यानी जमीन को नापा और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब भाई जो जमींदार थे और जो पुराने सामंत थे, उनका तो सोर्स ऑफ इनकम यही टैक्स था। समझ रहे हो ना आप? तो अब क्या हुआ, अब उनके पास और बहुत कुछ चॉइसेस बची नहीं थी, तो वो राजा के अधीन रह के नौकरी करने लगे, और उस नौकरी के अंतर्गत उनको अथॉरिटी दे दी गई कि अब तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। बट हुआ क्या, यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं, वहाँ तो उस जमींदार की पूरी अथॉरिटी थी, अब वो राजा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब वो राजा के अंडर हो गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री के प्रति हमारी जो समझ है ना वो ऐसे बढ़ती है। ठीक है, उस समय 3 तरह के कर थे, 3 तरह के टैक्सेस थे। कृषि पर पहला जो टैक्स था कृषि पर लगता था, खेती से प्राप्त जो अनाज होता था उसको खराज कहा जाता था। क्या बोला जाता था? खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मान लो ये एक खेत है, ठीक है, यहाँ से जो फसल का प्रोडक्शन हुआ वो 100% हुआ, 50% जो है वो राज्य को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, 50% पे किसान का हक हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप। पहला जो कर था उसको खराज बोला गया। दूसरा था मवेशी, कुछ लोग पशुपालक होते थे, वो मवेशी रखते थे, गाय, भैंस, भेड़ बकरी टाइप्स है ना, तो ये मवेशी कहलाते हैं। तो जो जानवर रखते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। तीसरा था घरों पे। आज आप हाउस टैक्स के बारे में सुनते हो, ठीक है,
तो ये उस तरीके का टैक्स था जो घरों पे लगाया जाता था। ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। ये एक टेरिटरी के बारे में बात हो रही है जिसको हम दिल्ली सल्तनत कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था, भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो अभी भी इन दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के कंट्रोल से बाहर था। एक पर्टिकुलर दिल्ली वाला जो क्षेत्र था, उसके आसपास का जो क्षेत्र था ना, वहाँ की बात हो रही है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यानी कि अगर हम बात करें साउथ इंडिया वाले रीजन की, बंगाल वाले इलाके की, तो ये कुछ ऐसे इलाके थे ना जो बहुत समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं थे। दिल्ली सल्तनत से ये क्या थे, फ्री थे, ठीक है। जहाँ पे इनकी जो सेनाएं थी ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। किनकी सेनाएं? दिल्ली सल्तनत में रूल करने वाले रूलर्स की। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। मतलब जब उनकी सेनाएं बहुत पावरफुल होती थी, अच्छी वेल्थ होती थी, तो जोर जबरदस्ती करके कंट्रोल कर तो लेते थे वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ के रूलर्स को अथॉरिटी मिलती थी, पावर मिलती थी, वो धीरे धीरे लगे रहते थे कि भाई हमें इनसे फ्री होना है, फ्री होना है। तो जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे ना, बहुत लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाए थे, ठीक है। आपस में जो वहाँ के पुराने रूलर्स थे, पुराने जमींदार थे उनमें और दिल्ली, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम फ्री हो जाएं, हमारे ऊपर ये दिल्ली सल्तनत के रूलर रूल ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें टकराव होते थे। तो ये जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, ये बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रूल नहीं कर पाते। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे, स्थानीय राजा होते थे, सामंत होते थे, वो अक्सर उनको हरा दिया करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाले रूलर्स जो थे, वो कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था, राइट। तो ये बॉक्स में गिवन कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लेना। इससे भी हमें दिल्ली सल्तनत, अभी देखिए यहाँ पे चंगेज़ खान के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद 15वीं तथा 16वीं शताब्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, है ना। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जिसको आज हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, उसका पुराना नाम क्या था, ट्रांसऑक्सियाना, राइट। तो वहाँ पे हमला किया। किसने हमला किया? चंगेज़ खान ने। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, ठीक है, उज्बेकिस्तान पे। अभी मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगी भी आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये है उज्बेकिस्तान, यहाँ पे उन्होंने रूल किया चंगेज़ खान ने, मतलब यहाँ पे आक्रमण किया और इसको जीत लिया। उसके बाद ना भारत की टेरिटरी, जो अफगानिस्तान वगैरह है ना, इसका बहुत हिस्सा पहले इंडियन टेरिटरी के अंदर आता था। तो उनका नेक्स्ट टारगेट था इंडिया। और इंडिया मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत वेल्दी था, ठीक है। तो उनका अगला टारगेट था कि हमें दिल्ली पे क्या करना है, आक्रमण करना है। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, ठीक है। तो जब चंगेज़ खान की ऑलरेडी बहुत बड़ी सेना थी और हमारे रूलर्स को पता था कि भाई ये कभी भी तुम पे अटैक कर सकते हैं, तो इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इनको अपनी सेना को इतना मजबूत करना है कि मान लो अगर ये दोनों सेनाएं भिड़ जाती हैं तो ऐसा हो कि हम हारे ना, हम इनको खदेड़ दें। तो जब इतनी बड़ी सेना होगी, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उनके लिए ना एक चुनौती थी, एक चैलेंज था कि कैसे अपनी इतनी बड़ी सेना को मेंटेन रखा जाए, राइट। सो ये थी सारी चीज़ें। होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, बट अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।